Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and very good morning to the and I welcome you all to the All India Speakers discussion of ST0 number 9 जो कि ST हो सकता है आप दे चुके हों। अगर जिन्होंने नहीं दी है तो वहां पे क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं हम, क्योंकि ये करते हैं एक एनालिसिस एकदम सटीक तरीके से। तो आप लोग ये मत समझिए कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं, हम उसमें आपको छोटे छोटे चंक्स जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सेशन है जो वोकैबुलरी और रीडिंग बेस्ड है, उसके साथ ही साथ उसमें ग्रामर भी है। ठीक है, तो हम वोकैबुलरी का सेशन जो हमारा एडिटोरियल का होता है उसको अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे जुड़ेंगे उसमें, तो आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो उन नए वर्ड्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आप सुबह 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ा करो, ताकि आपको आगे जाकर के जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 words have been given in bold। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2 वर्ड जो हैं वो बोल्ड में दिए हुए हैं, जो कि करेक्ट हो भी सकते हैं, विच मे नॉट बी करेक्ट कॉन्टेक्चुअली, जो मे भी हो सकता है करेक्ट ना हो और हो भी सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड्स इनकरेक्ट हैं तो ऑप्शंस में से उन दोनों वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना होगा। लेकिन अगर वर्ड्स करेक्ट हैं देन आप क्या मार्क करेंगे, नो चेंज रिक्वायर्ड। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओवर द इयर्स मेनी स्मॉल बिजनेसेस हैव स्ट्रोल्ड देमसेल्व्स अप इनटू लार्जर प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है वो स्ट्रोल्ड है, देमसेल्व्स अप टू लार्जर प्लेटफॉर्म्स इन ऑर्डर टू डिसर्न द स्केल एंड डेटा एडवांटेज ऑफ द कंबाइंड बिजनेस। कहने का मतलब है साल दर साल बीते बीते बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, मेनी स्मॉल बिजनेसेस हैव स्ट्रोल्ड देमसेल्व्स। अब देखो, अगर हम स्ट्रोल की बात करें तो स्ट्रोल मतलब क्या होता है, व्हेन यू वॉक इन अ लेजरली वे। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, वॉक इन अ लेजरली वे, मतलब एकदम लड़खड़ा करके ऐसे चलना। तो बिजनेस के लिए स्ट्रोल वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये यहां से यानी कि रिप्लेस होगा। themselves up into अब वो स्मॉल बिजनेस अपने आप को लार्जर प्लेटफॉर्म्स की तरफ आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने को लेकर के हम यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। पर्टेन, किसी चीज को पर्टेन करना, किसी चीज को जब पर्टेन करने की बात आती है इट मींस रिलेट करना। क्या करना, रिलेट करना। ठीक है, ओके। सो पर्टेन मतलब व्हेन समथिंग इज रिलेटेड टू समथिंग। तो ये वर्ड भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। पहले हम एक वर्ड को फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड में जाएंगे। बक, हम बक वैसे तो देखे ना कि आई नीड 5 bucks, तो ये पैसों के लिए हम बोलते हैं बक। ठीक है, तो ये बक तो यहां से एकदम अलग है। पिग्ड मतलब किसी चीज को उठाना, तो ये भी नहीं होगा। रोल्ड मतलब टू एक्यूमुलेट समथिंग टू अ ग्रेटर अमाउंट, to a greater amount of something। किसी चीज को एक्यूमुलेट करना और ज्यादा बढ़ाना इज रोल्ड। तो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस क्या कर रहे हैं, लार्जर प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रोल्ड अप देमसेल्व्स, रोल्ड देमसेल्व्स अप, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल्ड इसको रिप्लेस कर देगा। तो रोल्ड अगर रिप्लेस किया हो, ये तीनों नहीं आ रहे, इसका मतलब ये डिसर्न की बजाय क्या होगा यहाँ पे, लेवरेज। लेवरेज मतलब टू मैक्सिमाइज एडवांटेज, एडवांटेज को और मैक्सिमाइज करना। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिसर्न। अगर हम डिसर्न की बात करें तो इसका मतलब चीजों को फाइंड आउट करना या रिकॉग्नाइज करना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे एडवांटेज को मैक्सिमाइज करने के लिए वो लार्जर प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़े, द स्केल एंड डेटा एडवांटेज ऑफ द कंबाइंड बिजनेस। सो अकॉर्डिंगली यू विल सी दैट ओनली डी इज द ऑप्शन जो यहां पे करेक्टली इनको रिप्लेस कर सकता है। तो मार्क क्या कर देंगे, ओनली डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट, द कंसोलिडेशन रिजल्ट्स इन अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। कंसोलिडेशन मतलब
कंसोलिडेट मतलब करना क्या, एक साथ होना. रिजल्ट्स इन अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्रेसिवली रॉब्स कस्टमर्स ऑफ चॉइस. जो कस्टमर की चॉइस होती है ना, उसको कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, रॉब कर देते हैं. रॉब मतलब क्या होता है, चोरी करना, है ना. उसको क्या करना, चोरी करना इज रॉबिंग, राइट. तो उसको हम बोल देते हैं. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम रॉबिंग की बात करेंगे तो यहां पे क्या करें, द नेचुरल एंड इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल. और कंसोलिडेशन अगर हम बात करते हैं, जो चीजें एक साथ आती हैं, है ना. अब यहां पे मर्सीलेसली मतलब एकदम दयाहीन हो जाना, तो ये तो अलग ही हो गया इससे. और अवॉइडेबल एकदम अलग हो गया इससे. परफोर्स मतलब क्या होता है, दैट इज अनअवॉइडेबल. परफोर्स का भी मतलब होता है अनअवॉइड करना. ठीक. सब्सटैंशियली कोई चीज अगर करी जा रही है तो मतलब इंपॉर्टेंटली, और डेमोन्स्ट्रेटिवली यानी कि कोई एज एन एग्जाम्पल सेट किया है. ठीक. तो ये चीजें आपकी इसमें आ गई. तो हम यहां पे देखेंगे जो रिजल्ट का कंसिडरेशन है, एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस. जो ऐसे कॉन्सिक्वेंस है, ऐसे रिजल्ट है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऑफ विच इज दैट यूजर्स विल इवेंचुअली हैव नो ऑप्शन बट टू यूज वन सिंगल डोमिनेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल देयर नीड्स. अपनी सभी नीड्स के लिए एक सिंगल डोमिनेंट प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे. तो मुझे लगता है ये सब अपनी जगह पे एकदम करेक्ट है. तो करेक्ट है तो नो चेंज रिक्वायर्ड, तो मार्क कर देंगे आप क्या, ऑप्शन नंबर 5 एज अ करेक्ट आंसर. करेक्ट. चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहां पे क्या लिखा है, व्हाइल ऑन वन हैंड मतलब एक तरफ अगर देखा जाए, नेटवर्क इफेक्ट्स एटीन्यूएट. देखो एटीन्यूएट की जब हम बात करते हैं, मींस इट रिड्यूसेस द फोर्स, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, है ना. एटीन्यूएट मतलब क्या होता है, reduces the effect, value of something, or you can say force, right. Tremendous benefits to customers. Customers को एकदम जो tremendous benefits हो रहे हैं उसको लेकर के बोल रहे हैं. It does so, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, at the annual of the choice. At the annual of actually क्या है, एक phrase है. At the annual of क्या है, एक फ्रेज है. मतलब किसी चीज को लेकर के यू आर प्रिपेयर्ड, है ना. यू आर प्रिपेयर्ड, बीइंग प्रिपेयर्ड और डिस्कस्ड या प्लान्ड है कोई चीज. ठीक. तो यहां पे क्या बोला गया, एक तरफ अगर देखा जाए जो नेटवर्क के प्रभाव है, इफेक्ट्स है, वो एटीन्यूएट करते हैं, वो इफेक्ट को कम करते हैं या जनरेट करते हैं. बताओ क्या करेंगे, जनरेट करते हैं. ट्रेमेंडस बेनिफिट्स कस्टमर्स को और अच्छा बेनिफिट देने के लिए. और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्लान्ड होता है, नहीं. कॉस्ट ऑफ द चॉइस, इट डज सो. कॉस्ट ऑफ द चॉइस दैट वी विल हैव कम टू बिलीव इज एसेंशियल फॉर अ वेल परफॉर्मिंग मार्केट. क्योंकि हमें उसमें बिलीव हो जाए कि वेल परफॉर्मिंग मार्केट में हम काम कर रहे हैं. अब आता है यहाँ पे प्रॉम्प्ट. तो जैसे आप लोग अपनी विंडोज में काम करते हो तो एक प्रॉम्प्ट आ जाता है ना, तो इट मीन्स टू कॉज और ब्रिंग अबाउट. Onus is the responsibility. प्रिवेल. प्रिवेल वर्ड हमने मॉर्निंग की वोकैबुलरी में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. अगर हम किसी चीज की प्रिवेल करते हैं, प्रिवेल मतलब व्हेन यू प्रूव मोर पावरफुल, कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो होता है प्रिवेलिंग. अराइवल यू ऑल नो. जनरेट का मतलब आप लोग जानते हैं, कॉस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं. बचता है इंसाइट. इंसाइट मतलब किसी को इनकरेज करना, स्पर करना, है ना. एनकरेज या स्पर करना. तो यहां पे क्या है, नेटवर्क इफेक्ट्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ट्रेमेंडस बेनिफिट्स टू कस्टमर्स. तो सिर्फ सी एक ऐसा है जो करेक्टली यहां फिल हो सकता है, तो मार्क कर देंगे ओनली सी एज द करेक्ट आंसर. क्लियर. चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस और सेंटेंस विद 2 हाइलाइटेड वर्ड्स हैव बीन गिवन. वही चीज है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए कहते हैं किसी भी क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें. यू हैव टू चूज द ऑप्शन which contains the synonym of the first word and antonym of the second word.
मतलब जो अब आपको दो वर्ड्स दिए होंगे हाईलाइटेड, उसमें पहले वर्ड का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग, और दूसरे वर्ड का एंटोनिम बताना है। बहुत इजी है। और ये होगा कैसे? जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। क्या होगी? वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो उसको हम बोलते हैं क्या? बताओ जल्दी से। वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस आसानी से कर सकोगे। यहां पे एक ही वर्ड मैंने दिखाया, सॉरी ये दूसरा वर्ड है रिनाइसेंस। तो फ्यू डायरेक्टर्स शोड एनी विलिंगनेस, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे उन्होंने कुछ एक तरीके की अपनी डिजायरनेस शो करी। किस लिए? टू एक्सप्लोर दी वेटरन्स ट्रू पॉलिटिकल, जो वेटरन की एक सख्त राजनीतिक है। नीदर डिड ही हु केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम क्लिक्स, जिसने अपने आप को किससे दूर रखा? क्लिक्स और कैंप से। नाउ क्लिक क्या होता है? काइंड ऑफ ए स्मॉल क्लोज निट ग्रुप होता है, छोटा सा एक ग्रुप होता है लोगों का, जो रेडिली जो है अलाउ नहीं करता कि दूसरे लोग भी उन्हें ज्वाइन करें। तो उसे ही हम कटोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटरी, है ना। तो क्लिक्स और कॉटरी एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है ना। यानी कि ये क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु डोंट अलाउ अदर्स टू ज्वाइन, जो दूसरों को अलाउ नहीं करते कि वो उनका ग्रुप ज्वाइन करें, तो अपने आप को वो क्लिप्स और कैंप्स में ही रखते हैं। एंड मेक एन एफर्ट फॉर रिनाइसेंस, और रिनाइसेंस मतलब काइंड ऑफ अ रिवाइवल, है ना। और उसके लिए प्रयास करते हैं कि उनका रिवाइवल हो सके एंड रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग। तो रिवाइवल ऑफ समथिंग इज रिनाइसेंस। तो यहां पे रिवाइवल है तो इसका अपोजिट हमें बताना है। इसका हमें बताना है एंटोनिम, इसका हमें बताना था सिनोनिम। सिनोनिम मिल गया तो एंटोनिम ऑब्वियसली डाउन टर्न। डाउन टर्न का मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो रिड्यूस हो गई, है ना। क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। ठीक। एलाइट, एलाइट क्या होता है? एलाइट मतलब एक लग्जूरियस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एलाइट का यूज करते हैं, यानी कि एक सिलेक्टेड ग्रुप होता है दैट इज सुपीरियर, जो सुपीरियर टर्म्स में होता है उसे हम बोलते हैं। रेजुवेनेशन मतलब रिवाइवल, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। रिसर्जेंस मतलब किसी चीज को रिवाइव करना, एन इंक्रीज और रिवाइवल। डिस्ट्रक्शन मतलब डैमेज करना। तो बेस्ट क्या हो गया इसका सिनोनिम एंटोनिम का कॉम्बिनेशन? ऑप्शन नंबर ए। तो मार्क कर दो ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिलेज। जो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, देरी होती है ना, तो वो क्या होती है? आर ऑफन प्रेवेलेंट इन चिल्ड्रन। प्रेवेलेंट, प्रेवेलेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक। और इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम। इन चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज मतलब व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एज नॉर्मल पीपल आर डूइंग, तो डिसेबिलिटीज उसी को हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक कमी है। डिसेबिलिटी मतलब लैकनेस। क्या बोलते हैं? लैकनेस। तो देखो प्रेवलेंट मतलब वाइड स्प्रेड, आगे तक फैल रहा है, चीजें और लोगों तक पहुंच रही हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? ठीक है। सोरिंग क्या होता है? हाँ, अगर हम इसको देखें तो सोरिंग उससे एकदम अलग हो गया। ठीक। तो प्रोग्रेसिंग और लैकिंग आपको लगता है ये सिनोनिम है इसका प्रेवलेंट का कि नहीं? और हमें लेकिन क्या बताना है? डिसेबिलिटीज का एंटोनिम। तो क्या होगा बताइए? लैकिंग। लेकिन यहां पे अगर हम देखें विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, हमें लगता है यहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। तो लैकिंग हो जाएगा, क्योंकि स्पाइरल अगर हम बोले ना, तो स्पाइरलिंग अगर किसी चीज की करते ना, व्हेन यू शो ड्रामेटिक इंक्रीज इन समथिंग, तो वो हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ओनली ये, दिस वन इज परफेक्ट, राइट। सेकेंड वर्ड एक बार मैं चेक कर दूंगी, फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? आई हैड नेवर सीन सच अ साइट। मैंने ऐसी साइट कभी भी नहीं देखी। इन विच देयर वर सो मेनी assassins, जिसमें बहुत सारे क्या थे? assassins थे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज दिस
assassins, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि assassins क्या होता है, तो assassination जैसे होता है ना, किसी चीज को टेक ओवर कर लेना, वही होता है assassins। कितने सारे टेक ओवर हैं? miscreants gathered together। miscreants मतलब मेल फैक्टर, है ना। मेल फैक्टर एक ऐसा पर्सन who has done something wrong। miscreant मतलब who has done something wrong, जिसने कोई गलती करी हो। और बेनेवलेंट क्या होता है? अगर हम बेनेवलेंट की बात करेंगे तो वो पर्सन कैसा होता है? वो जो बहुत ज्यादा काइंड, जेंटल वो होता है। डिसमेंटल मतलब अलग अलग कर देना। अक्यूज मतलब जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया हो या उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया हो, ठीक है, यानी कि जो who has been charged for a crime। ठीक, अगर हम बोले कि ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या एनहिलेट करना, है ना, तो ये इसका तो सिनोनिम हो गया। हमें चाहिए इसका क्या? एंटोनिम। तो डिस्ट्रॉय। और अगर हम स्ट्रेंथन बोलेंगे तो मेल फैक्टर और स्ट्रेंथन का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मिसक्रिएंट्स का सिनोनिम है मेल फैक्टर और एनिलेट का क्या है? अपोजिट, स्ट्रेंथन। तो ओनली सी, मार्क कर दो ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जरा पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है और बताइए। लिखा है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन एंड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एक सेंटेंस है जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपको वो पार्ट चूज करना है जो ऑड है, मतलब रीअरेंजमेंट में ये ऑड वाला पार्ट बड़ा अच्छा निभाता है। तो ये एरर नहीं है, यहां पे आपको एड ऑड वन बताना है। तो ये रहा ABCDE। पढ़ना चालू करते हैं। ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड। ब्लड के बारे में एक डिफाइन कर रहे हैं कि क्या होता है। एक बॉडी फ्लूइड होता है किसमें? ह्यूमंस में एंड अदर एनिमल्स में भी, दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस। जो क्या डिलीवर करता है? कुछ नेसेसरी, कुछ जरूरी सब्सटेंसेस को डिलीवर करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया एंड ऑक्सीजन टू दी सेल्स। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा अच्छा होता है तभी तो हम अच्छे भले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। जो हमारे में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होती है ना, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं, और वो क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस बाय सेल्स। नो, आरबीसीज का क्या काम होता है? यहां पे कुछ एलिज्ड एक्शन है जो एक तरीके से किसी चीज को क्या कर रहे हैं, बताइए फटाफट से। यहां पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वो वेस्ट प्रोडक्ट को, मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उसको वो क्या करते हैं? नेसेसरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब कहां से? फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड। लंग्स एक्सहेल करने का काम करते हैं, तो ये ब्लड थोड़ी ना काम करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ब्लड को पूरे सेंटेंस में देखोगे, पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर लंग्स की बात करें, है ना, तो जो लंग्स की बात करें तो एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है। तो यहां पे ई हमारा क्या हो गया? ऑड वन हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। इजी था। नेक्स्ट, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कंडक्टेड। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी ईडी जो है, उन्होंने कंडक्ट करी कुछ सर्चेस, कुछ खोजों को, ठीक है, एट द प्रेमाइसेस ऑफ एन एयरवेज फाउंडर इन कनेक्शन। किनके प्रेमाइसेस में? किसके ऑफिस में? जो एयरवेज फाउंडर थे। इन कनेक्शन विद किस चीज से लिंक था? क्यों उन्होंने वहां पे एंटर किया? विद द केस ऑफ एलिज्ड कॉन्ट्रावेंशन, मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा था एलिज्ड कॉन्ट्रावेंशन का, ऑफ द प्रिक्योरमेंट ऑफ कोल्डर सीजन और इज ओनली एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई। एक बार बताओ, कोल्डर सीजन यहां पे कहां से आ गया? कुछ उन्होंने सर्चेस करी थी ना। सो द गवर्नमेंट वुड टेक कॉन्क्रीट एक्शंस। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि आपको ऐसे एक्शंस लेने हैं जो बेनिफिशियल साबित हो, राइट। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो डी पार्ट थोड़ा सा ऑड जा रहा है, तो मार्क क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है ना? किसकी बात की गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स। ये कैसा है? एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है किस चीज के लिए? जो ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को मीट करता है वाइल साइमल्टेनियसली। अब उसी के साथ ही साथ क्या क्या आ गया? वाइल भी बोला गया, साइमल्टेनियसली भी बोला गया, लेकिन क्या? सस्टेनिंग अ सीरियस ब्रेक टू द लेग। ब्रेक टू द लेग क्या होता है भैया? ब्रेक का लेग का मतलब पता है क्या होता है? कि खूब अच्छा करो, तोड़ो फोड़ो एकदम, है ना? तो यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इससे कोई रिलेशन हो रहा है? बताओ। टू प्रोवाइड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों होता है? नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, इकोसिस्टम सर्विसेज हो, अपॉन विच जिस पे इकोनॉमी और सोसाइटी डिपेंड करती है। तो ये ब्रेक का लेग थोड़ा सा अलग जगह गया कि नहीं गया? तो ऑड वन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली अभी हाल ही में अ प्राइवेट लिमिटेड, जो एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक लेंडर है, was one of the worst hit by the crisis faced by the non-bank lenders, whose defaults increased the cost of funds and made it tougher for providing the proper assistance in winning the ट्राई सीरीज। तीसरी सीरीज को जीतने में प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाना। और जबकि यहाँ पे देखा जाए प्राइवेट लिमिटेड जो बैंक लेंडर होते हैं वो उनमें से एक होते हैं जो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट होते हैं किसी भी तरीके की अगर क्राइसिस हो जाती है, जो कि फेस करते हैं नॉन बैंक लेंडर्स, मतलब जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, जो फाइनेंस में पैसा देते हैं, उनकी जो डिफॉल्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स को, और उनके लिए बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं चीजों को। ठीक है, उनके लिए क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा चीजों को टफ कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग दी प्रॉपर असिस्टेंस, तो ये तो एकदम अलग ही हो गया। ट्राई सीरीज कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ई क्या हो गया हमारा? ऑड वन हो गया। नेक्स्ट देखो, सम फेस रिकॉग्निशन टूल्स, जो फेस रिकॉग्निशन टूल्स नहीं होते हैं कि जिससे आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जा सके इजीली, वो क्या यूज करते हैं? एआई का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किस लिए? टू आइडेंटिफाई फेसेस पार्शियली हिडन बाय सनग्लासेस। कि जैसे सनग्लास आप लगा लो, जैसे आप फोन अनलॉक करने के लिए फेस आईडी लगाते हो ना, वैसे ही तो वो फेस रिकॉग्निशन टूल हो गया। वो क्या करता है? एआई का यूज करता है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई फेस पार्शियली हिडन, जो सनग्लासेस के थ्रू थोड़ा सा फेस ढका होता है, या आपने कैप लगाई है, या आपने बियर्ड है, या फेस मास्क लगाया है। नाउ हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स। अब एक बात बताओ, फेस मास्क तो ठीक है, ये क्या है? हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स। भाई मेल प्लेयर्स की, ग्रोइंग नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स की कोई बात हो रही है यहाँ पे, है ना? एआई और फेस रिकॉग्निशन की बात हो रही है। तो यहां पे ये मेल प्लेयर्स क्या करें? एंड प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, तो ये हो सकता है। तो यहां पे क्या हो गया? ऑड। ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द डी पार्ट। तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट देखो, हर एक क्वेश्चन में हमें है 2 सेंटेंसेस विद अ ब्लैंक इन ईच आर गिवन विद 4 ऑप्शंस। यानी कि ये क्वेश्चन अब किसका है? डबल फिलर्स का है। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और फिलर्स के क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रखे हैं, तो वही आपको आंसर यहाँ पे मार्क करना है। लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट। पहले एक बार रीड करो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या है?
The village storks and the ducking stool provide a suitable for the troop who insisted on invading our space and time. तो यहां पे देखो क्या बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो क्या है, जो विलेज के स्टॉक्स होते हैं और जो डकिंग स्टूल होते हैं उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, एक सुटेबल, किसके लिए, फॉर दी टॉप. टॉप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ज्यादा एनोइंग होते हैं. टॉप क्या होते हैं, एनोइंग पर्सन्स, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं. हु इंसिस्टेड ऑन, जिन्होंने इस चीज पे काफी ज्यादा जोर डाला, ऑन इन्वेडिंग आर स्पेस एंड टाइम, इसमें कि हमारे जो इन्वेडिंग मतलब अटैकिंग मोड में एकदम, ठीक. देन सीजनलिटी, वाटर डेप्थ एंड द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग, जो वाटर की गहराई है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग है, ये क्या है, सभी दिक्कतें हैं, आर ऑल हिंड्रेंसेस, डिफिकल्टीज है. बट द बिगेस्ट हैज अनडाउटेडली बीन दी लैक ऑफ फाइंड्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो लैक क्या है, लैक ऑफ फाइंड्स. तो बिगेस्ट यहां पे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. कर्व मींस क्या होता है, किसी चीज पे कंट्रोल लगाना. हिंडर्स मतलब प्रॉब्लम. और अगर हम देखें डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब क्या होता है, जब हम डेटरेंट की बात करते हैं, कोई भी चीज जो डिस्करेज करती हो आपको, थिंक दैट डिस्करेजेस, है ना, जिसकी वजह से आप कोई काम ना कर पाए. इंसेंटिव मतलब आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है. तो यहां पे सबसे बेस्ट क्या होगा, तो अगर आप देखोगे इसके हिसाब से तो हिंड्रेंस आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी हिंड्रेंसेस वर्ड यहाँ पे यूज है, तो एक और नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आ रहा है जो डिस्करेज करता है. द बिगेस्ट डेटरेंट हैज अनडाउटेडली बीन द लैक ऑफ फाइंड्स. और यहाँ पे क्या है, द विलेज स्टॉक्स एंड द डकिंग स्टूल प्रोवाइडेड अ सुटेबल डेटरेंट, एक सुटेबल, एक ऐसी चीज प्रोवाइड करी डिस्करेज करने के लिए उन लोगों को कि आप ये काम ना करें, फॉर दी ट्वेल्थ, किसको, जो इनोइंग पर्सन है, ठीक. तो यहाँ पे ये वाला जो है दोनों में करेक्टली फिट हो सकता है. मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सिंस द मेडिक हैड बीन अप्लाइड, मेडिकेशन, मेडिकेक अप्लाई की गई है, सप्लाई की गई किससे, जीप से. ही एंड हिज वर क्लास्ड एज अ मोटराइज्ड डिटैचमेंट, वो और उसके कुछ दोस्त या उसके असिस्टेंट बोलेंगे या हेल्पर बोलेंगे. तो असिस्टेंट तो हेल्पर को ही बोलते हैं ना. एड क्या होता है, किसी भी तरीके की आपसे हेल्प लेना, ठीक. और यहां पे अगर हम एड भी बोलेंगे ना तो ये भी इसका सिनोनिम है, असिस्टेंट को ही बोलते हैं. फिर एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है किंग पिन. तो किंग पिन क्या होता है, एक ऐसा पर्सन हु इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अब यहां पे क्या है, आई वेंट टू एबिलन एंड इन द कोर्स ऑफ द डे स्पेंट सम टाइम विद जिम कैनन. तो जब वो एबिलन गया और क्योंकि उसको कुछ समय में जिम कैनन के साथ समय बिताना था, हु वाज अ टू हिम फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, जो उसके लिए काफी सालों तक काम करता रहा, ठीक है. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हेल्पर ही आएगा, यहां पे भी हेल्पर था, तो एड और असिस्टेंट दोनों सिनोनिम है, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे. तो मार्क क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ही वोर अ शेल सूट एंड द प्लीजेंट, उसने एक तरीके का शेल सूट मतलब अपने बचाव के लिए किसी तरीके का क्या पहना हुआ था, शेल सूट पहना हुआ था, ठीक है. क्या पहना हुआ था, शेल सूट, है ना. और एक प्लीजेंट सी स्माइल को लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है. ऑफ अ पर्सन डिसएडवांटेज बाय लर्निंग डिफिकल्टीज, शेल सूट और प्लीजेंट दिख रहा था. स्माइल ऑफ अ पर्सन, तो उस पर्सन की स्माइल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सटल लिखा है, सटल मीन्स और डेलिकेट, बहुत स्मूथ कोई चीज. स्कीमिंग, किसी चीज को स्कीम करना, है ना, वो हो गया. गाइडलेस, यू ऑल नो, गाइडलेस कई बार पढ़े, मतलब गाइडलेस या इंजीनियस की बात करते हैं ना, मतलब वो पर्सन जो बहुत ज्यादा इनोसेंट या ईमानदार होते हैं. तो यहां पे देखो क्या लिखा है, इंडीड ही सीम्स सो सिंसियर, वो बहुत ज्यादा सिंसियर लगता है. तो सिंसियर है तो इनोसेंट भी होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंड के पहले जैसा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे ही जाएगा. तो मीनिंग सिंसियर है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मीनिंग ही आएगा. सिंसियर एंड डेलिकेट हम बोल सकते हैं नहीं, डेलिकेट अगर आप बोलोगे तो दूसरे पहले वाले में फील्ड नहीं होगा. तो प्लीजेंट के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो इंजीनियस या गाइडलेस आएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर, सी एंड डी, जो कि दोनों में करेक्टली फिट हो रहा है, ठीक.
नेक्स्ट देखो, जनरली आई टेंड टू इग्नोरेंट। जनरली अगर देखा जाए मैं किसी भी चीज को इग्नोरेंट हूं, रेसिस्ट हूं, या हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स विच में प्रमोट डिस्ट्रप्शन, जो किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन पैदा करें, मतलब विवाद पैदा करें, उन चीजों से वो क्या रहता है, एकदम दूर रहता है। क्या रहता है, एकदम दूर रहता है। ठीक है, तो जब उन चीजों से अगर दूर रहता है यानी कि इग्नोर करता है, तो स्पोर्न का मतलब क्या होता है, चीजों को इग्नोर करना। ठीक है, और रेपुडिएट मतलब व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो। और अगर हम यहां पे एम्युलेट बोले तो यानी कि सरपास समथिंग, यानी जैसे कि कोई भी अचीवमेंट हो सकता है। ठीक, अब आगे देखो, द लॉजिकल एंड जस्ट थिंग, जो एक लॉजिकल और जस्ट थिंग है, वॉज टू द एनॉर्मस डेट इनकर्ड बाय द मोनार्की। मोनार्की के द्वारा जो इतनी ज्यादा ह्यूज कर्जा, इतना ज्यादा कर्जा हो गया, उसको क्या करना है, एक लॉजिकल थिंग है, वो क्या है, बताओ क्या है, उसको रिफ्यूज कर दो, टू एक्सेप्ट, है ना। तो यहां पे इग्नोर तो आ सकता है, तो ये भी उसी का मीनिंग है। तो बी हम कह सकते हैं, दोनों में आ सकता है, टू रेपुडिएट इग्नोरेंट और टू रेपुडिएट दी एनॉर्मस डेप्थ, तो ओनली बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, अब आपको यहां से यहां तक के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या करना है, पैसेज पढ़ना है एंड देन आंसर करना है। एक बार में समझाऊंगी, अच्छे से समझना एंड देन आंसर करना। जो शटडाउन हुआ 220 मेगावाट यूनिट 1 का, शटडाउन मतलब क्लोज हो गया, कहां का, ऑफ द ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का। ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का जो 220 मेगावाट यूनिट 1 थी, उसको बंद कर दिया गया, जो कि लोकेटेड है कहां, गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट है कहां, ककरापुर। फॉलोइंग लीकेज ऑफ हैवी वाटर, जिसकी क्यों बंद किया गया, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वाटर लीकेज हो रहा था, जो काम आता था यूज टू कूल द न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के काम आता था, वो हैवी वाटर लीकेज हो रहा था। कब, ऑन मार्च 11, द 5th एनिवर्सरी ऑफ दी, जो कि क्या होती है, अब आगे कॉमा के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, 5वीं जो वर्षगांठ है, एनिवर्सरी ऑफ दी फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट। डाइची न्यूक्लियर प्लांट, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट का 5वीं एनिवर्सरी थी। डिजास्टर इन दी जापान, जापान में जो डिजास्टर था, हुआ था, उसका 5th एनिवर्सरी है, मतलब डैमेज हुआ है। इज एट वंस अ रिमाइंडर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एकदम से वो एक रिमाइंडर आ गया कि इस तरीके के इलॉजिकल इनहेरेंट रिस्क हो सकते हैं एसोसिएटेड विद दी, जो किससे लिंक्ड है, ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर से, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑगमेंटिंग सेफ्टी मैकेनिज्म, कि जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उनको और ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए। अनलाइक दी, जैसा कि फुकुशिमा का एक्सीडेंट हुआ था, रेटेड 7 रेटिंग दी गई थी कि सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था, ऑन दी दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑन द इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। बेसिकली ये जो एटॉमिक पावर स्टेशन में वाटर लीकेज हो रहा था, उसकी वजह से उसको शट डाउन किया गया। उसको रिलेट करते हुए बताया, जो फुकुशिमा में एक इंसिडेंट हुआ, वो एक काफी खतरनाक इंसिडेंट था, जो कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे था, where meltdown of the core of 3 reactors occurred due to the failure of the cooling system, क्योंकि कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था, इसकी वजह से रिएक्टर जो थे वो एकदम से रिएक्ट कर गए। इट इज रीअश्योरिंग दैट द सेफ्टी सिस्टम्स, तो ये रीअश्योर करना है कि जो कैप्स का यानी कि कापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, उसके जो सेफ्टी सिस्टम है, दे वर्क एज इंटेंडेड, जिसमें इंक्लूडिंग द बैकअप कूलिंग सिस्टम, जिसमें बैकअप कूलिंग सिस्टम होना चाहिए था, जिससे कि प्रिवेंटिंग एनी कैस्केडिंग इवेंट लीडिंग टू रेडियो एक्टिविटी रिलीज आउटसाइड द प्लांट, जिससे कि रेडियो एक्टिव जो रिलीज है वो बाहर की तरफ जा सके, तो एक कूलिंग इवेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए था। वाइल दिस मे बी अ रेयर इवेंट फॉर अ फंक्शनिंग प्लांट, हालांकि अगर ये देखा जाए तो एक ये रेयर था जो ये हो गया, दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जो इंडिया में पहली बार हुआ। इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलेंट सिस्टम फेलियर वाज सिग्निफिकेंट, जो कूलेंट सिस्टम का फेलियर था वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि रिएक्टर हैज बीन शट डाउन, रिएक्टर को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी सिचुएशन, जो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया सेफ्टी सिचुएशन को लेकर के एट द प्लांट, इज बीइंग अंडरटेकन बाय द साइंटिस्ट द्वारा उसको अच्छे से असेस किया गया। कहा के साइंटिस्ट जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के थे, दे इवोक्स कॉन्फिडेंस, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस इवोक किया।
द सेकेंड यूनिट, जो सेकेंड यूनिट थी, हैज रिमेन्ड शट। फर्स्ट यूनिट को तो बंद ही किया गया और दूसरी यूनिट भी बंद ही थी। ARB has maintained its independence। हालांकि अगर देखा जाए जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा इन टर्म्स ऑफ इट रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। मतलब अब यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि इन्होंने इन सब चीजों को मेंटेन रखा था, तो इस कॉम्प्लिसेंसी का कोई भी डाउट ही नहीं था, कोई भी, देयर इज नो रूम फॉर स्पेस। इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट कॉल्यूजन बिटवीन द जापानीज गवर्नमेंट। तो ये दिमाग में एक चीज आई कि ये जो कॉल्यूजन हुआ बिटवीन द जापानीज गवर्नमेंट एंड द कंट्रीज रेगुलेटर एंड द ऑपरेटर हैड लेड टू मेनी वायलेशंस। इस तरीके के कॉल्यूजन की वजह से, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों की वजह से कई तरीके के रूल्स ब्रेक हुए दैट वर डेट्रीमेंटल, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल थे एनवायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए। सो ये गिवन द हाइटेंड फियर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का इतना ज्यादा भारत में डर है फॉलोइंग दी फुकुशिमा डिजास्टर, क्योंकि फुकुशिमा का जो ये डिजास्टर हुआ था, एक कैस्केडिंग इवेंट हुआ। द ओनली वे, जो एक इकलौता तरीका है ARB ऑफिशियल्स के लिए, दे कैन रीअश्योर द पब्लिक, वो पब्लिक को दोबारा से श्योरिटी दें और उनका कॉन्फिडेंस जीते बाय बीइंग मोर ट्रांसपेरेंट विद इट्स फाइंडिंग्स, कि अपनी जो वो रिसर्च कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, वो उससे और ट्रांसपेरेंट रहें, बताएं कि ये चीजें अब सही हो गई हैं, हाउ ग्रेव दे आर, एंड बाय टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स, सारे एक नेसेसरी मेजर्स और स्टेप्स लें, दैट सिमिलर इवेंट्स आर अवॉइडेड इन द फ्यूचर, कि आगे फ्यूचर में इस तरीके के इवेंट्स को अवॉइड किया जा सके। जस्ट एज लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द फुकुशिमा एक्सीडेंट, जैसा कि फुकुशिमा एक्सीडेंट से कुछ सीख मिली, दैट लेड टू एन एनहांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ सेफ्टी ऑफ द बैकअप सिस्टम्स, कि बैकअप सिस्टम्स भी होने चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए रिएक्टर्स में, जो कि दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। सो लेसन्स फ्रॉम दिस इंसिडेंट शुड बी पुट टू गुड यूज। तो ये जो फुकुशिमा का इंसिडेंट हुआ है, इससे उनको कोई एक अच्छा सीख ही लेना चाहिए। सो दीज स्टेप्स आर इंडीड वारंटेड एज इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज द इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम द करंट 5780 megawatt to 10,080 megawatt by the end of the 12th plan 2017 and 20,000 megawatt by 2020। तो ये स्टेप्स जो अगर लिए जा रहे हैं, ये भारत में वारंटी दी जाए इनकी कि भैया ये इतने मेगावाट से इतने मेगावाट बढ़ाएंगे बाय द एंड ऑफ जो 12th ईयर प्लान है, और 2020 तक 20,000 मेगावाट तक इंक्रीज करना चाहिए। ऑल्सो हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस चीज को भी एश्योरेंस दिया इन पेरिस कि बाय 2030 तक वो कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू इट्स GDP बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल, जो 2005 का एक लेवल था, और 40% ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे किससे, फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस, जिसमें सोलर, विंड और न्यूक्लियर ऑप्शंस को रखा गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, न्यूक्लियर ऑप्शन से। वाइल इंडिया हैज पोजीशनड इटसेल्फ, यद्यपि अगर देखा जाए, अगर भारत जो है उसने अपने आप को एक पोजीशन किया है एज अ लीडर, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके इंडिया ने अपनी एक जगह बनाई है इन द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्रिएट करके द न्यूक्लियर स्पेस इज प्लेग्ड बाय डिलेज इन कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्टर्स। तो इसमें कमी कहां से आ रही है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्टर्स है उसमें देरी हो रही है, एज सीन इन द केस ऑफ कोटा इन राजस्थान। जो राजस्थान में कोटा है उसमें उस केस में देखा गया, जो RAPP 7 है और 8 है, एंड एट करकापुर 3 and 4। अगर पब्लिक सेंटिमेंट सपोर्ट फ्रेश न्यूक्लियर रिएक्टर प्रपोजल्स वो डिपेंड ऑन हाउ वेल द ARB फुलफिल्स इट्स टास्क। जो एटॉमिक एनर्जी है ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अगर किस तरीके से वो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, इस पे पब्लिक का सपोर्ट डिपेंड करता है, राइट। तो रिएक्टर्स को लेकर के ये है। तो व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू टेक इन रिगार्ड टू एनर्जी रिसोर्सेज। भाई सीधा ये कि 2030 तक कार्बन एमिशंस को वो रिड्यूस कर देंगे और दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट, व्हाट शुड द करकापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पोसेसेस एज बैकअप। क्या बैकअप नहीं था, कूलिंग सिस्टम का, तो शुड पोसेसेस कूलिंग सिस्टम एज बैकअप। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट फियर इज स्टिल इन कंसर्न इन हैंडलिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या कंसर्न है, तो ये अभी हमने पढ़ा, सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो इनहेरेंट रिस्क है न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑगमेंटेशन में, राइट।
नेक्स्ट, हाउ कैन AARB विन द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक? जब वो उनको पब्लिक को एश्योरिटी देंगे, तो बाय रीअश्योरिंग एंड बाय बीइंग मोर ट्रांसपेरेंट, राइट? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस पैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर? क्या कंक्लूड किया जा सकता है? अगर आप देखोगे तो यहां पे जो कंक्लूजन निकलेगा ना, वो ये कंक्लूजन निकल रहा है कि भैया यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपेरेंट मेजर्स, या शुड टेक सम स्टेप्स टू फ्रेश न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रपोजल्स। नहीं, इट शुड डेवलप एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्सेस, राइट? तो ये अगर आप कहोगे तो यहां पे लिखा गया कंक्लूजन क्या निकला है, तो सिर्फ अगर आप देखोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा ओनली ए, ना बी ना सी, ठीक है? चलो नेक्स्ट है अब आपका क्लोज टेस्ट, इसको जल्दी से रीड करते हैं। क्या लिखा है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स पुश द कंट्री टू कैरी आउट मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जितने भी मेंबर्स हैं जो ह्यूमन राइट काउंसिल हैं, वो देश को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं कि और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, चेंजेस हो टू द डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस ऑफ सिटीजंस। जो हमारी नागरिक की एस्पायरेशंस है, डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस है, उसमें फ्रॉम द अफेक्टेड कंट्रीज प्लेन्स, जो कंट्री देश की प्लेन्स की वजह से अफेक्टेड है। इन अ स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स मीटिंग इन जेनेवा, जो ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग हुई जेनेवा में, उसमें जो स्टेटमेंट इशू किया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अर्ज द अफेक्टेड कंट्री, उन्होंने अफेक्टेड कंट्री जो थी, जो प्रभावित देश था, उससे ये अर्ज किया कि वो क्रिएट करे स्ट्रॉन्ग कंसेंसस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट क्रिएट करें, किसके लिए? फॉर पीसफुल पॉलिटिकल चेंज। जो राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं उसमें एक पीसफुल पॉलिटिकल चेंज के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंसस, अपनी सहमति दें। वी रिगार्ड दी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास बाय द अफेक्टेड कंट्रीज, 2 अमेंडमेंट पास हुए कंट्रीज पार्लियामेंट दैट एड्रेस्ड इन पार्लियामेंट्स इन जनवरी, कब? 2016 में, एज पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह। तो 2 अमेंडमेंट पास हुए। वी होप दैट, हमें आशा करते हैं, अदर रिमेनिंग इश्यूज, जो बाकी इश्यूज हैं जिन पर बात नहीं हुई है, विल बी सिमिलरली, उसी तरीके से एड्रेस किए जाएंगे इन अ स्पिरिट, इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम। उसी टाइम फ्रेम में और भी इश्यूज के बारे में बात होगी और उसमें अमेंडमेंट्स होंगे। सो एनालिस्ट ने इस चीज पर पॉइंट आउट किया कि जो दूसरे देश हैं ऑन दी अमेंडमेंट्स, ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि एज इट केम 24 आवर्स आफ्टर मीटिंग बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरी एंड अफेक्टेड कंट्रीज मधेशी लीडर्स इन काठमांडू। जो काठमांडू में मधेशी लीडर्स हैं जो अफेक्टेड है, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी से भी मीटिंग हुई, और जो कंट्रीज, बाकी कंट्रीज हैं, चाहे चाइना, पाकिस्तान, सिंगापुर, मालदीव्स, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? एक सॉफ्टर टोन अडॉप्ट किया फॉर द ह्यूमन राइट काउंसिल्स मीटिंग फॉर आउटकम्स, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ऑफ द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑन द अफेक्टेड कंट्री, की उसमें पीरियोडिक रिव्यू करता रहे। इंडिया रिमाइंडेड द अफेक्टेड कंट्री, इंडिया ने ये रिमाइंड कराया, याद दिलाया जो कंट्री अफेक्टेड है, यानी कि मधेशी, टू द कोर्स ऑन द पाथ ऑफ मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, की और भी संविधान की तरफ से आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे, विच वॉज स्टार्टेड टू एंड दी 5 month लॉन्ग इकोनॉमिक बाय दी मधेशीज। जो 5 महीने लंबे मतलब 5 महीना के जो लंबा समय है, उससे ये चल रहा है आफ्टर फॉरेन सेक्रेटरीज मीटिंग विद मधेशीज लीडर्स, मधेशी लीडर से मीटिंग करने के बाद। तो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर के, तो यहाँ पे लिखा गया कि मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने चाहिए, किसमें? टू दी डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस। तो टू इंपीड मतलब हिंडर करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। यहां पे आपका क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन सिटीजन्स को, उनको अकोमोडेट करना होगा, है ना? उनको क्या करना होगा? अकोमोडेट करने के लिए और अमेंडमेंट्स करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वी होप दैट, हम ऐसी आशा करते हैं जो रिमेनिंग इश्यूज हैं वो भी सिमिलरली क्या किए जाएंगे? एड्रेस किए जाएंगे इन अ फ्रूटलेस। तो फ्रूटलेस तो नेगेटिव वर्ड हो गया। इफेक्टिवली आ के साथ नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो ये नहीं आएगा, प्रोडक्टिवली भी नहीं आएगा। इन अ वैल्यू स्पिरिट तो होगा नहीं, इन अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, है ना? तो जब हम बात कर रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट की, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज को कंस्ट्रक्टिवली अगर आप कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि चीजों को और अच्छे से कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
सी क्या है? एनालिस्ट हैव पॉइंटेड आउट, एनालिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि जो अदर कंट्रीज के फॉरगेटफुलनेस या सॉविनर, अगर हम सॉविनर की बात करते हैं तो सॉविनर क्या होता है बताओ? जब हम सॉविनर की बात करते हैं यहां पे तो क्या होता है, कौन बताएगा फटाफट? एवरीवन। जब हम सॉविनर की बात करते हैं ना, जो आपको याद दिलाने के सेंस में आती है कि भैया ये चीज आगे भी चल के प्रॉपरली होगी, तो ये तो नहीं है, तो सॉविनर वर्ड थोड़ा सा यहां पे बैठ नहीं रहा। तो जेस्चर करना, किसी का स्वागत एक तरीके से कहते हैं ना, मेक साइंस, तो वो नहीं होगा। तो रिमाइंडर अगर याद दिलाने जैसा है तो रिमाइंडर भी बता देगा वो, तो रिमाइंडर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट डी में क्या आएगा? जितनी भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और ये सारी, यहाँ पे देखो डी ब्लैंक थोड़ा सा गायब हो गया, तो मैं बता देती हूं। तो उन कंट्रीज को लेकर के यहाँ पे क्या बोल गया, उनके स्टे को लेकर के ही बात क्योंकि की जा रही है, क्योंकि उनके अकोमोडेशन को लेकर के फर्स्ट लाइन में बात की गई थी। अकोमोडेशन से रिलेटेड ये वर्ड सबसे बेस्ट रहेगा, स्टे। एंड द लास्ट ब्लैंक एंड द लास्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो लिखा हुआ है कि इंडिया रिमाइंडेड द अफेक्टेड कंट्री टू स्टे द कोर्स, कि उसी जगह पे रहे ऑन द पाथ ऑफ मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे टू एंड दी, खत्म करने के लिए जो 5 महीने से लंबा इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, कि क्या चल रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा है, जो हर तरीके की व्यवस्था रुकी हुई है। तो ब्लॉकेड वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द वे वी हैव डिस्कस्ड द एसटी नंबर 09। मिलेंगे नेक्स्ट एसटी में इसी एंथुसियाज्म के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.